तो यहाँ पे कहता है इम्यूनिटी क्या होता है। देखिए इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा। प्रति मतलब के विरुद्ध, रक्षा मतलब रक्षा करना, यानी संक्रमण या सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध हमें जो बीमारी से लड़ता है, जो हमारे बॉडी को संक्रमण से बचाता है, एक ऐसा क्षमता प्रदान करता है हमारे बॉडी के अंदर जो लड़ सके, जो हमारा बॉडी लड़ सके सूक्ष्म जीवों को, एक ऐसा माहौल बनाता है, उसी को हम लोग प्रतिरक्षा इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी वह क्षमता है, देखिए बेसिकली इम्यूनिटी एक कैपेसिटी, क्षमता है जो बॉडी को प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी एक क्षमता प्रदान करता है, इसीलिए इसे एक क्षमता कहा जाता है जिससे शरीर रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ता है। वही मैंने बताया ना कि यह एक ऐसी क्षमता है इम्यूनिटी जो शरीर के अंदर शरीर को एक ऐसी क्षमता देता है कि जो भी सूक्ष्म जीव है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इनसे लड़ने के लिए जो है मदद करता है। ठीक है, हमारा बॉडी को ऐसा क्षमता देता है जिससे वायरस और बैक्टीरिया से होने वाला कोई भी रोग है उससे जो है लड़ता है हमारा बॉडी। ठीक है, यह इम्यूनिटी का ही देन है और हमें बीमार होने से बचाता है। सीधा सीधा सिंपल भाषा में समझिए कि इम्यूनिटी एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी क्षमता विकसित करता है जो हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब कारण से जो बीमारी होता है, इन्फेक्शन होता है, उससे क्या करता है, लड़ने के लिए हमारे अंदर दम भरता है। ठीक है, कौन, इम्यूनिटी। इसीलिए एक क्षमता कहा जाता है कि एक ऐसी क्षमता बनाता है जो लड़ सके सूक्ष्म जीवों से, जो बीमारी पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है उससे लड़ सके, एक ऐसी क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, अब इम्यूनिटी के प्रकार में लोग अक्सर जो है कन्फ्यूज करते हैं। जी हाँ, इम्यूनिटी के जो प्रकार होता है उसमें अक्सर लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कि ये इम्यूनिटी का कितने प्रकार होता है। देखिए बहुत आसान है, इम्यूनिटी का जो प्रकार होता है, ठीक है ना, इम्यूनिटी को प्रतिरक्षा बोलते हैं और इस प्रतिरक्षा का कितने प्रकार हैं, तो अलग अलग प्रकार हैं। पहला प्रकार है इनएट, ठीक है ना, इनएट, समझ गए ना, इनएट इम्यूनिटी। इनएट इम्यूनिटी का मतलब होता है जन्मजात, जो जन्म से ही बच्चा के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, यह जन्म से ही मौजूद होता है बॉडी में। यह नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी यह किसी एक रोग के प्रति काम नहीं करता है, यह सभी रोगों पर समान प्रभाव दिखाता है। ठीक है, इसीलिए इसे नॉन स्पेसिफाई कहा जाता है, क्योंकि यह किसी एक स्पेसिफिक बीमारी या सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध नहीं लड़ता है। यह समान रूप से, जनरल रूप से आपको कोई भी चीज़ों से, कोई भी सूक्ष्म जीवों या बीमारियों से लड़ने का काम करता है। यह तुरंत एक्टिव होता है, तुरंत काम करता है। बात समझ गए ना। तो इम्यूनिटी अलग अलग प्रकार के, उसमें जो इननेट इम्यूनिटी है जिसे जन्मजात कहते हैं, तो यह किसी भी व्यक्ति को जन्म से ही, जन्मजात ही मिलता है। ठीक है, यह जन्म से ही मौजूद होता है इननेट वाला। यह नॉन स्पेसिफाई होता है। ठीक है, यह कोई विशिष्ट नहीं होता है, इसीलिए यह सभी पर एक समान प्रभाव अपना दिखाता है। यह तुरंत काम करता है, बात समझ लीजिए। उदाहरण के लिए त्वचा, आंसू, स्वेट यानी पसीना, और यहाँ पे है पेट का अम्ल HCl। ठीक है, यह सब आपके जन्मजात होते हैं, जैसे स्किन हो गया। ठीक है, यह भी आपको जो है बॉडी के अंदर संक्रमण जाने से रोकता है। आंसू, ठीक है, आंसू जो आँख में कोई भी धूल कण पड़ता है तो देखते होइएगा आंसू जो है बाहर निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि वह गंदगी को साफ कर देगा, अपने साथ बाहर निकाल देगा। स्वेट, पसीना भी गंदगी को बाहर निकालता है। पेट का अम्ल HCl इतना पावरफुल होता है कि यह सूक्ष्म जीवों को अंदर, अगर भोजन के साथ अगर कोई अगर गंदगी पेट में जाता है तो छोटा मोटा को तो यह अकेले देख लेता है। HCl इतना पावरफुल होता है कि यह उसे मार देता है। तो ये सब उदाहरण है, ये कोई स्पेसिफाइड नहीं होता है, यह एक समान रूप से सभी जगह अपना असर दिखाता है। ठीक है, तो इननेट मतलब होता है जन्मजात, जो जन्म से ही मौजूद होता है हर कोई में। अब आती है यहाँ पे एक्वायर्ड। इननेट के बाद होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित करना। एक्वायर्ड करना मतलब अर्जित करना। ठीक है ना, तो अर्जित इम्यूनिटी प्रतिरक्षा जो होता है, यह नाम से यह स्पष्ट है। इननेट मतलब उसे आप अर्जित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अर्जित नहीं कर सकते, वो जन्मजात ही मिलता है सबको। ठीक है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है जो जन्म के बाद व्यक्ति अर्जित करता है। ठीक है, उसके बॉडी को मिलता है।
समझ गए ना। जैसे जीवन में लाइफ में जब जन्म लेता है बच्चा, धीरे धीरे आगे चलकर जीवन में बाद में विकसित होता है, ठीक है। स्पेसिफिक यह विशिष्ट होता है। इनैट जन्मजात जो नॉन स्पेसिफिक होता है वह कोई विशिष्ट नहीं होता है कि वह फलाने के विरुद्ध काम करेगा, ऐसा नहीं होता है इनैट में। लेकिन एक्वायर्ड में स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है, यह विशेष रोगों के खिलाफ काम करता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो टीबी के सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए बच्चा जन्म जैसे ही लेता है उसे टीबी का एक जो है डोज दे दिया जाता है। वह क्यों दिया जाता है? ताकि आगे चलकर टीबी के जो संभावना है बच्चे में वह कम हो सके और टीबी के विरुद्ध में हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पर जो है उत्पन्न कर सके, ठीक है। बॉडी में ऐसा इम्यूनिटी क्षमता प्रदान करे बॉडी को जो आगे चलकर टीबी के संभावनाओं को रोक सके, समझ गए। तो टीबी का लगा मतलब वह टीबी के लिए काम करेगा, ठीक है। हेपेटाइटिस के लिए लगा मतलब वह हेपेटाइटिस के लिए काम करेगा, बात समझ गए। डिप्थीरिया के लिए लगा मतलब वह डिप्थीरिया के लिए काम करेगा। पोलियो के लिए पड़ा मतलब वह पोलियो के लिए काम करेगा। इन्फ्लुएंजा के लिए लगा मतलब वह इन्फ्लुएंजा के लिए काम करेगा। यानी सबका विशिष्ट टीका बना होता है, सबका विशिष्ट इम्यूनिटी प्रदान करने वाला टीका है। टीका बेसिकली क्या करता है बॉडी के अंदर? टीका कोई भी इंजेक्शन हम दे दिए तो क्या करता है? बॉडी के अंदर जाने के बाद वह पावर जनरेट करता है, इम्यूनिटी क्षमता जनरेट करता है। जो जिस चीज़ के लिए आप दिए हैं वह बॉडी में जाकर उस चीज़ के अगर कोई सूक्ष्म जीव बॉडी में प्रवेश करना चाहेगा तो उसके विरुद्ध वह लड़ेगा और उसे मार देगा, वहीं पर उसे पनपने नहीं देगा। इम्यूनिटी यही एक क्षमता होता है, ठीक है, जो बॉडी को प्रदान किया जाता है। तो जो जन्म से ही अगर मौजूद है तो इननेट, ठीक है, और जो जन्म के बाद किसी विशेष बीमारी के लिए अगर जनरेट किया जाता है तो एक्वायर्ड होता है, ठीक है। याद रखने की क्षमता जैसे मेमोरी, ठीक है ना, यह एक याद रखने की क्षमता होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी अर्जित किया गया। इसके भी दो प्रकार हैं। अब ये जो एक्वायर्ड वाला है इसके दो प्रकार हैं। हम अर्जित करते हैं तो दो तरह से अर्जित करते हैं इम्यूनिटी। एक होता है सक्रिय प्रतीक्षा जिसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसमें हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है, बात समझ गए। यह लंबे समय तक रहती है। अब जो हमारा शरीर में हमारा बॉडी ही खुद जो जनरेट करेगा तो ऑटोमेटिक है लंबे समय तक ये काम करेगा, समझ गए ना। तो एक्वायर्ड दो तरह के, अर्जित किया गया टीका दो तरह के। एक वे जो एक्टिव होगा, जो सक्रिय होगा, ठीक है, जो शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है, लंबे समय तक ये रहेगा एक्टिव वाला। उदाहरण के लिए संक्रमण के बाद जैसे कोविड-19, टीकाकरण, वैक्सीन, तो ये सब जो है एक्टिव है, सक्रिय प्रतिरक्षा है ये अर्जित वाला में ही, बात समझ गए ना। अब मान गए संक्रमण के बाद जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 हो गया। कोविड-19 के बाद जब रिकवरी होता है तो हमारा बॉडी धीरे धीरे रिकवरी में क्यों आता है? क्योंकि हमारा बॉडी का इम्यूनिटी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, बात समझ गए ना। तो ये चीज़ें होता है। कभी कभी हम जो है दवाई से भी, बिना वैक्सीन के दवाई से भी जो है ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा बॉडी वहाँ पे खुद जो है क्या कर रहा है, संक्रमण से लड़ रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे व्यक्ति रिकवर कर जाता है। तो ये चीज़ें होता है एक्टिव में, ओके, जहाँ पे हमारा खुद बॉडी एंटीबॉडी बनाता है जो लंबे समय तक काम करता है। दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी जिसे निष्क्रिय बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एंटीबॉडी बाहर से मिलती है, कम समय के लिए रहती है। जैसे उदाहरण, माँ से बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के माध्यम से एंटीबॉडी बाहर से मिलता है, माँ से बच्चे को मिला। तो आपको पता है माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? IgA, ठीक है ना, पता है आप लोग को। यह एंटीबॉडी माँ से बच्चे को मिला, यानी उसे बाहर से मिला उसे बच्चे को। इंजेक्शन द्वारा एंटीबॉडी लिया जाता है ताकि बीमारी से बचा जा सके। तो कुल मिला के ये जो पैसिव इम्यूनिटी होता है यह आपको बॉडी एंटीबॉडी बाहर से बनाकर दूसरे बॉडी में प्रवेश कराया जाता है, इंजेक्शन के भी माध्यम से लोग लेते हैं। तो ऐसी क्षमता निष्क्रिय होता है जो कम समय के लिए रहता है, जो बाहर से लेना पड़ता है व्यक्ति को, और ये इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा कि इम्यूनिटी दो प्रकार के, एक इनैट हो गया और एक आपका हो गया एक्वायर्ड। दो तरह के आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, दो तरह से। अब ये दो तरह से पढ़े हैं तो इनैट जन्मजात है तो उसमें कोई जो है आपका प्रकार नहीं है। एक्वायर्ड में दो तरह के प्रकार हैं, हम दो तरह से अर्जित कर सकते हैं टीका। एक तो जो एक्टिव होता है, जो हमारा
वैक्सीन दे दिया और खुद हमारा बॉडी जो है क्या करता है, जेनरेट करता है। मतलब वैक्सीन किसी चीज़ का पड़ गया और हमारा बॉडी जो है खुद ब खुद उससे जो है क्या करता है, क्षमता क्रिएट करता है। और दूसरा जो होता है पैसिव जो होता है, जो निष्क्रिय होता है, वह भी वैक्सीन ही है लेकिन वह दूसरे बॉडी से लिया जाता है। जैसे माँ के दूध से बच्चे को मिला तो वह ज़्यादा देर तक काम नहीं करता, कम समय के लिए होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे छोटे मोटे इंजेक्शन आते हैं जो बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, दवाइयाँ सब भी आती है जो बूस्ट तो करता है लेकिन वो कम समय के लिए प्रभावशील होता है। तो वो सब जो है पैसिव होता है, निष्क्रिय वाला होता है। बात समझ गए। चलिए अब इम्यूनिटी के प्रकार ये सब समाप्त हो गया। इम्यूनिटी के कुछ घटक हैं, ठीक है ना, प्रतिरक्षा का कुछ घटक है। घटक क्या है ये सब समझने के लिए ज़रूरी है। जैसे एंटीजन क्या होता है, तो एंटीजन एक ऐसी पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश करके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। क्या करता है, जो शरीर में प्रवेश करके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे एंटीजन बहुत सारे चीज़ों से बनाकर बॉडी में दिया जाता है। और एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी यानी शरीर द्वारा बनाया गया प्रोटीन जो एंटीजन को नष्ट करता है। यानी हमारे बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का काम। तो एंटीजन का काम है जैसे कोई पदार्थ बॉडी में दिए इम्यूनिटी उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। तो वो पदार्थ में क्या होता है, एंटीजन, वो बॉडी में जाएगा और इम्यूनिटी उत्पन्न करेगा, ठीक है। और एंटीबॉडी क्या करता है, यह शरीर द्वारा जो बनाया गया प्रोटीन होता है वह क्या करता है, एंटीजन को नष्ट करता है, इसीलिए एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दो अलग अलग वर्ड हैं, समझ लीजिए। वैक्सीन का मैं बात करूं, टीकाकरण, तो कमज़ोर या मृत रोगाणु शरीर में डालकर इम्यूनिटी बनाना, मेमोरी सेल बनाती है। तो वैक्सीन का काम क्या है, टीकाकरण, बहुत सारे अलग अलग वैक्सीन लगती है। तो जो वैक्सीन का निर्माण किया जाता है वह उसमें जो है बहुत सारे कमज़ोर या बहुत सारे मृत रोगाणु शरीर में डालकर इम्यूनिटी प्रदान किया जाता है। बात समझिए। और बहुत लोग कहते होंगे कि वो वैक्सीन वगैरह दवाई वाई से बनता है, ऐसा वैसा है, तो ऐसा नहीं होता है। जो वैक्सीन बनता है उसमें भी कुछ जो है आपके रोगाणु, कुछ जो है सूक्ष्मजीव ही होते हैं जो कमज़ोर या मृत होते हैं, जिसको फॉर्म में, वैक्सीन के फॉर्म में बनाकर बॉडी में प्रवेश लोगों को दिया जाता है। और वह क्या होता है, बॉडी में जाकर अपना रोग के प्रति अपना इम्यूनिटी ताकत दिखाता है, ठीक है, शरीर के साथ मिलकर मेमोरी सेल बनाती है, याद रखिएगा। आगे है इम्यूनिटी का महत्व क्या है, तो देखिए इम्यूनिटी का महत्व है रोगों से सुरक्षा देना, जल्दी बीमारी से रिकवरी कराना, महामारी से बचाना, जो पेंडेमिक इंडेमिक ये सब होता है इस सब से बचाना। तो इम्यूनिटी का बहुत सारे काम है, रोग को मजबूत कराना, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना, ये सब इम्यूनिटी का ही काम होता है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पाश्चुराइजेशन, जिसे हम लोग पाश्चीकरण बोलते हैं, पाश्चीकृत बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो अपन पाश्चुराइजेशन है इसे समझ लीजिए। पाश्चुराइजेशन होता क्या है, देखिए पाश्चुराइजेशन आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो पाश्चुराइजेशन बेसिकली यह जो है पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है जिसमें दूध या अन्य तरल पदार्थों को एक निश्चित तापमान तक गर्म करके हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट किया जाता है। देखिए पाश्चुराइजेशन आया क्यों, तो पाश्चुराइजेशन इसलिए आया कि जितने भी लिक्विड फॉर्म हैं, जितने भी खाने वाले पदार्थ होते हैं जो तरल के फॉर्म में होते हैं, तो उसे हम ज़्यादा दिन तक कैसे जो है प्रिजर्व करके रखें, कैसे स्टोर करके रखेंगे। ऐसे कच्चा चीज़, दूध हो गया, जूस हो गया, या बहुत सारे तेल हो गया, बहुत सारे कच्चे चीज़ होते हैं जिससे आप उसे लिक्विड में बना दिए और डायरेक्ट जो है डिब्बा में पैक करके अगर आप रख दीजिए तो ये 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसी चीज़ को अगर इस पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया के थ्रू अगर उसे आप जो है पाश्चुराइज कर देते हैं तो वही जो 1 से 2 दिन में ख़राब हो जा रहा तरल है उसी को पैकिंग करके 2 से 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन तक आप उसे जो है रख सकते हैं। तो पाश्चुराइजेशन क्या करता है कि जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव होता है उसको जो है उसमें से हटा देता है। जितने भी खाने पीने वाला पदार्थ होता है उसमें से सारे सूक्ष्म जीव को हटा देता है। जैसे दूध हो गया, पैकिंग वाला सुधा का, मदर डेयरी का, अलग अलग अमूल का, बहुत सारे दूध का पैकेट आता है। तो क्या वो सीधे भैंस और गाय के निकाल कर पैक करके दे दिया जाता है? नहीं, पहले वो क्या होता है, सारे जगह से, अलग अलग जगहों से दूध कलेक्शन होकर आता है, ठीक है, और कलेक्शन होकर फैक्ट्री में आया, वहाँ पे उसे क्या किया जाता है,
पाश्चुराइज किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, समय के निश्चित समय तक उसे काफ़ी गर्म किया जाता है। देन उसके बाद गर्म कर कर धीरे धीरे उसे ठंडा किया जाता है और देन उसे पैकिंग किया जाता है। बात समझ गए? और पैकिंग करके उसे बाज़ार में उतारा जाता है। तो पाश्चुराइजेशन वही होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध या अन्य तरल पदार्थों को एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित समय अवधि तक गर्म करके उसमें से जो भी हानिकारक पदार्थ होता है, सूक्ष्म जीव होता है, उसे नष्ट किया जाता है। यही प्रक्रिया पाश्चुराइजेशन कहलाता है। समझ गए? इसका नाम लुई पास्चर के नाम पर रखा गया है, जो लुई पास्चर के बारे में हम आपको बता चुके हैं। लुई पास्चर ने ही पाश्चुराइजेशन विधि को दिया। ठीक है, अब बात आती है भाई पाश्चुराइजेशन के पीछे करने का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए, पाश्चुराइजेशन का उद्देश्य यही है कि जो भी रोगजनक, जो रोग पैदा करने वाले जो भी बैक्टीरिया है, उसे नष्ट किया जाए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित बनाया जाए, सेल्फ लाइफ बढ़ाया जाए, यानी जो खाने पीने का सामान है उसके लाइफ को बढ़ाया जाए। तो पाश्चुराइजेशन मेथड को सामान से बचाने से लेकर बैक्टीरिया को नष्ट करने और सामान के लाइफ को बढ़ाने तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे बात आती है पाश्चुराइजेशन की विधियाँ। देखिए, पाश्चुराइजेशन की अलग अलग विधि है। पाश्चुराइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण जो आपका मेथड होता है वो होता है होल्डर मेथड। होल्डर मेथड में क्या होता है कि 62-63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक दूध को गर्म किया जाता है। बात समझ लीजिए। होल्डर मेथड में होता यह है कि लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम। होल्डर मेथड में LT होता है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी समय ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम होता है। यानी 1 घंटे तक दूध को जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम हो गया। एक होता है कि 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में हाई टेम्परेचर देकर गर्म करना। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो टाइम हो जाएगा। समझ गए? तो होल्डर मेथड होता है जहाँ पे लो टेम्परेचर लेकिन लॉन्ग टाइम होता है, समय ज़्यादा देर तक कम टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। ठीक है, दूसरा है हाई टेम्परेचर लेकिन शॉर्ट टाइम। अभी बताए ना, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, जैसे 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। सबसे ज़्यादा उपयोग में इसी को लिया जाता है जो हाई टेम्परेचर हो, शॉर्ट टाइम हो, कम समय हो। यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तीसरा है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, जिसमें दूध को 135 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 से 5 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। अब आप लोग बताइए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही टेम्परेचर किसी भी लिक्विड को मिलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वह उबलने लगता है। तो यहाँ पे अगर 135 डिग्री सेंटीग्रेड हम ताप देंगे तो वह तो 2 से 5 सेकेंड में जो है क्या होगा, उबल जाएगा सामान। बात समझ गया ना? दूध लंबे समय तक खराब नहीं होता है। बात समझ गए ना? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर UHT पर अगर गर्म करते हैं तो दूध लंबे समय तक खराब नहीं होता है। आगे है यहाँ पे पाश्चुराइजेशन की क्या फ़ायदे हैं। तो जिस प्रकार से ह्यूमिनिटी के फ़ायदा है तो भाई पाश्चुराइजेशन का भी फ़ायदा होगा। तो पाश्चुराइजेशन का फ़ायदा यही है कि दूध सुरक्षित रहता है, TB टाइफाइड जैसे रोगों से बचाव होता है, स्वाद और पोषण काफ़ी हद तक सुरक्षित रहता है। तो ये पाश्चुराइजेशन से ऐसा नहीं होता है कि दूध का स्वाद खत्म हो जाता है, पोषण उसमें का नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों सुरक्षित रहता है इससे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो ये प्रश्न अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है, आप लोग देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कपालीय तंत्रिका, कपालीय नर्व होता क्या है। माय डियर, जिस प्रकार से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए सभी जगह आपके नर्व जो है ब्लड का नली मिलेगा, पूरे बॉडी में छाया हुआ है जाल के समान। उसी प्रकार से हमारे ब्रेन से 12 जोड़ी, एक प्रकार से कहिए तो वाहिकाएं की तरह एक तंत्रिका निकलती है। ठीक है, जो ब्रेन से कनेक्ट रहता है। अब जैसे हम कुछ देखते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, ठीक है, कुछ स्वाद लेते हैं, समझ गए, कुछ भी चीज़ें हमें पता चलता है तो यह तंत्रिका ही हमारे मस्तिष्क को जो है सूचना देता है। ठीक है, तो बेसिकली यह नर्व जो है यह ब्रेन को बताता है कि किस ऑर्गेन का क्या काम हो रहा है। समझ गए? तो कपालीय तंत्रिका क्रेनियल नर्व संख्या में 12 पेयर्स, 12 जोड़ी में है। ये सब मस्तिष्क के आधार यानी तल से निकलती है। मतलब
ये नर्व जो है ब्रेन के वेस में होता है और वहाँ वेस से निकलता है और सभी क्रेनियल नर्व जो है अपने अपने जगह पर जाकर अपने अपने अंगों को जो है रेगुलेट करता है। समझ गए? इन कपालीय तंत्रिका के नाम प्रकार कार्य नीचे दिए गए हैं, जिसको हम लोग देखेंगे समझेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह 12 जोड़ी को समझना। एक नर्व दो होता है, ठीक है, एक नर्व जो है आपके दो होता है, क्योंकि हमारे साइड में एक लेफ्ट साइड और एक लेफ्ट साइड, हमारा बॉडी पार्ट दो भागों में है, लेफ्ट और राइट। समझ गए? तो यह नर्व भी जो है लेफ्ट साइड भी जाता है, राइट साइड भी जाता है, तो इसीलिए यह 12 जोड़ी में होता है। ओके, चलिए अब इधर आपके नाम दिए गए हैं, इधर कौन से प्रकार का यह नर्व है और इसका क्या कार्य है इधर दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको इससे पहले अच्छा तरीके पर करा चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। देखिए, पहले 1 से 6 याद कीजिए, ऐसा नहीं है कि 1 से 12 तक पहले याद होता है। समझ गए? पहले 1 से 6 कंप्लीट कीजिए। जैसे पहले ऊपर का जो 3 है वह ओ से ही शुरू है। पहला है ऑल्फैक्टरी, दूसरा है ऑप्टिक, तीसरा है ऑकुलोमेटर। ऑकुलोमेटर, समझ गए? तो शुरू के 1 2 3 जो है वह ओ से ही शुरू है, और ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक है और ऑकुलोमोटर है। तो आपको ध्यान में रखने के लिए 1 से 3 तक कैसे याद रखिएगा? ऑल्फैक्टरी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी, दूसरा है ऑप्टिक और तीसरा है ऑकुलोमोटर। समझ गए? अब ये तीनों में से ऊपर के जो दो है वह सेंसरी नर्व है, ठीक है, वह सेंसरी ऑप्टिकल सेंसरी क्रेनियल नर्व है, यानी वह संवेदी प्रकार का है। ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक जो है संवेदी है, ठीक है, सेंसरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं गंध पहचानना होता है तो नाक के इस्तेमाल करते हैं, देखना होता है तो आँख के इस्तेमाल करते हैं, और दोनों हमारा संवेदन का काम करता है, मतलब हमें एहसास कराता है। तो गंध के पहचान ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है, इसे घ्राण तंत्रिका भी कहते हैं, और देखने का कार्य आंख से होता है जो ऑप्टिक नर्व होता है, तो यह दूसरा क्रेनियल नर्व है। और तीसरा ओ वाला है यह आपका ऑकुलोमोटर। देखिए, तीसरा जो ऑकुलोमोटर है तो इसमें मोटर है, तो यह किस प्रकार का है? मोटर ही प्रकार का है। समझ गए? अब यह आंखों की मांसपेशियों को गतिविधि को नियंत्रित करता है। ऑकुलोमोटर जो है, यह मोटर मतलब क्या होता है? चलन करना। संवेदी मतलब होता है जो सेंसेशन, जो आपको अनुभव कराए। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हैं। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली ये जो प्रकार है, ये प्रकार जो है 12 जो आप नर्व देखिएगा ना, क्रेनियल नर्व, यह 12 जो है इसी 3 जो है प्रकार में समिटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा देख लीजिए। आपका एक है सेंसरी, ठीक है, एक है मोटर और एक है मिक्स्ड। ठीक है, यही 3 प्रकार का है। तो ऊपर के 1 2 है सेंसरी है, ठीक है, ऊपर का जो 1 2 है वह सेंसरी है, मतलब संवेदी है, और उसके बाद मोटर प्रकार का है, ऑकुलोमोटर मतलब मोटर। अब यह मोटर है तो यह कहीं ना कहीं गतिविधि को जो है नियंत्रित करता है। समझ गए? जैसे आंख का मांसपेशी इधर उधर होता है तो उसमें भी जो है आपका ऑकुलोमोटर मोटर वाला काम करता है। समझ गए? ये चीज़ हो गया। अब आगे देखिए, अब 4 5 6 3 याद करना है। अब 4 5 है, 4 5 आपके टी से शुरू है, यानी ट्रोक्लियोमेटर और ट्राइजेमिनल। ठीक है, ट्राइजेमिनल, और चौथा है ट्रोक्लियर मोटर। अब मैं आपको यहाँ पे फिर से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, 1 से लेकर 12 तक आपको सीरियल याद रखना पड़ेगा। सीरियल गड़बड़ाइएगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि 9वां नंबर का क्रेनियल नर्व कौन सा है, 8वां नंबर का क्रेनियल नर्व कौन है, 5वां नंबर का कौन है। तो ऐसे में गड़बड़ा जाइएगा, सीरियल नहीं याद रखिएगा तो सीरियल याद रखना जरूरी है। समझ रहे हैं? तो देखिए, ट्रोकियो देख लीजिए, ट्रॉक्लियर मोटर, ट्रॉक्लियर मोटर, ट्रॉक्लियर जो मोटर है चौथा है, यह भी आपके मोटर प्रकार का ही है, क्योंकि यह आंखों को मूवमेंट को भी, यह भी जो है आंखों के मूवमेंट के लिए है। तो चाहे वो ऑक्लोमोटर हो चाहे वो ट्रॉक्लियो मोटर हो, दोनों का काम है कि आंखों के मांसपेशी और आंखों को मूवमेंट को नियंत्रित करना। ठीक है, 5वां है ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल 5वां है। ठीक है, 5वां क्या है? ट्राइजेमिनल है। ट्राइजेमिनल एक प्रकार का मिश्रित है, इसमें बहुत सारे फंक्शन होता है। यह चेहरा, कपाल, दांत, चबाने का कार्य, इन सभी कार्यों में जो है ट्राइजेमिनल भूमिका निभाता है, इसीलिए इसे मिश्रित कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत सारे कामों को संपादित करता है। जैसे ट्राइजेमिनल चेहरा के, कपाल के, दांतों का संवेदन, चबाने का कार्य, इन सब में जो है आपको मदद करता है। ठीक है, 5 हो गया। 5वां, अभी तक 5 मैंने क्या क्या याद रखा? पहला ऑल्फैक्टरी, दूसरा ऑप्टिक, तीसरा ऑक्लोमोटर, चौथा ट्रोक्लियोमोटर और 5वां ट्राइजेमिनल। समझ गए? चलिए, ये हो गया। छठा है ऑब्डूसेंस। ऑब्डूसेंस कहने का मतलब है कि यह भी मोटर प्रकार का ही है, और ऑब्डूसेंस है यह आंख के पुतली को बाहर की तरफ, जैसे आउटवार्ड, यानी जो आई का पपिल है, आंख का जो पुतली है, इसको बाहर की तरफ मूवमेंट कराने में मदद करता है, वह ऑब्डूसेंस होता है। समझ गए? आंखों की पुतली को बाहर की तरफ मूवमेंट में मदद कौन करता है? ऑब्डूसेंस करता है। और जहां भी मूवमेंट वाला चीजें आ जाएगा, समझ जाइएगा कि वह मोटर प्रकार के होगा। समझ गए? जैसे पुतली को बाहर तरफ करना, तो उसके लिए ऑब्डूसेंस जिम्मेदार है, यह मोटर है, क्योंकि यह चलन करता है इधर से उधर। समझ गए?
ये हो गया, 6 तक याद रख लिए। अब हम लोग बाकी 6 याद रखते हैं, ठीक है। बाकी 6 में 7वां जो है आपके फेशियल है, ठीक है। 7वां कौन सा है? 7वां आपका फेशियल होता है। फेशियल मतलब चेहरे का नर्व, ठीक है। तो 7th क्रेनियल नर्व कौन सा होता है? फेशियल नर्व होता है, याद रखिएगा। यह क्या करता है? यह फेशियल नर्व एक प्रकार से मिक्स वाला है, ठीक है। मिक्स आपके से मिक्स प्रकार का है। यह स्वाद का अनुभव, यह फेशियल एक्सप्रेशन, समझ गए। तो इन सब चीज़ों को ये नियंत्रित करता है। तो फेशियल नर्व जो होता है मिश्रित प्रकार का होता है, और यह टेस्ट को और यह फेशियल एक्सप्रेशन को जो है आपको नियंत्रित करता है। तो 7वां वाला इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। 8वां है ऑडिटरी। ऑडिटरी कहने का मतलब है कि यह वेस्टिबुलो कोक्लियर भी इसे कहते हैं, ठीक है। 8वां ऑडिटरी नर्व, या इसी को वेस्टिबुलो कोक्लियर जो है नर्व कहते हैं। यह भी आपका सेंसरी नर्व है। क्यों? क्योंकि यह सुनने का काम करता है और कान के द्वारा सुनते हैं। यह भी हमारा एक संवेदी अंग है, इसीलिए इसे वेस्टिबुलर कोक्लियर को एक संवेदी नर्व भी कहा जाता है। ओके। 9वां है ग्लोसोफेरिंजल। 9वां कौन सा है? ग्लोसोफेरिंजल। अब ग्लोसोफेरिंजल है तो यह मिश्रित प्रकार का है, और यह स्वाद की अनुभूति तो कराता ही है, साथ में निगलने का कार्य और लार का श्रवण भी यह ग्लोसोफेरिंजल करता है, समझ गए। और साथ में 10वां है वेगस नर्व। जो 10th नर्व है वह मिक्स प्रकार का है। यह ध्वनि का उत्पादन, यह गले की संवेदना यानी थ्रोट सेंसेशन, निगलने का कार्य, पाचक का श्रवण, हृदय पर धड़कन का प्रभाव, ये पेरिस्टाइटल मूवमेंट, यानी वेगस नर्व काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो है वेगस नर्व 10th प्रकार का है, 10वां है, यह मिक्स है, और यह बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, जैसे ध्वनि उत्पादन, गले की संवेदना, निगलने का कार्य, पाचक रस का श्रवण, हृदय धड़कन पर प्रभाव, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, साउंड, ये सब जो है चीज़ों को यह नियंत्रण करता है। इसीलिए वेगस नर्व को मिश्रित नर्व कहा जाता है। देखिए, मिश्रित नर्व वे सारे नर्व हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक से अधिक कामों को नियंत्रित करता है, समझ गए। इसीलिए जो है आपको यह मिश्रित कहा गया है। ओके। आगे है 11 एसेसरी। एसेसरी को स्पाइनल एसेसरी भी कहते हैं, और यह जो है मोटर प्रकार के होता है। यह हेड और शोल्डर मूवमेंट को नियंत्रण करता है। मीन्स यह सिर से लेकर आपके कंधे को और जो है आपके रीढ़ की हड्डी के मूवमेंट को नियंत्रण करता है, इसीलिए इसे एसेसरी कहते हैं, ठीक है। 12वां है हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल कहने का मतलब है कि यह भी मोटर प्रकार के है, और यह जो है हाइपोग्लोसल जीभ संचालन टंगू ऑपरेशन का काम करता है। तो यह 12 नर्व आपको याद रखना है। एक प्रकार से मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता है इधर नाम है, इधर प्रकार है, इधर कार्य है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझ के रखना है कि कौन सा किस नंबर पर है। तो मैंने आपको पहले बताया 1 से 3 है। पहले है ओल्फैक्टरी, दूसरा है ऑप्टिक, तीसरा है ऑक्लोमीटर। ओल्फैक्टरी एक संवेदन है, उसके बाद ऑप्टिक भी एक संवेदी है। ओल्फैक्टरी का मतलब गंध का पहचान, ऑप्टिक मतलब देखने का कार्य, ऑक्लोमोटर मतलब यह मोटर प्रकार की है, और यह आंखों की मांसपेशियों को नियंत्रित करती है, समझ गए। अब चौथा, पंचमा, छठा है। चौथा है ट्रोक्लियो मोटर। मोटर के बाद जस्ट मोटर है, ट्रोक्लियो मोटर है, और यह भी मोटर प्रकार का है, और यह आंखों के संचालन को क्या करता है? आई मूवमेंट को नियंत्रण करता है। ओके। अब आगे है हमारा यहाँ पे पांचवा और छठा। पांचवा है ट्राइजेमिनल है, ठीक है, ट्राइजेमिनल है पांचवा, और यह मिश्रित प्रकार की है, और यह चेहरा, कपाल, दांतों का संवेदन, चबाने का कार्य ट्राइजेमिनल के द्वारा किया जाता है। ओके। छठा है अब्डुसेंस। अब्डुसेंस का काम है, यह मोटर प्रकार के है, और यह मोटर प्रकार के है तो यह गतिविधि को यानी आंखों के पुतली को बाहर की तरफ के मूवमेंट करने में मदद करता है, नियंत्रण करता है आंखों के पुतली को, समझ गए। अब्डुसेंस तो छठा हो गया। अब बच गया हमें 6। तो सातवां हम लोग 7वां जान चुके हैं कि फेशियल है। फेशियल एक मिश्रित है, क्योंकि यह स्वाद का अनुभव करता ही है, साथ में फेशियल एक्सप्रेशन यानी फेशियल नर्व को भी कंट्रोल करता है। फेस में जितने भी हमारा मूवमेंट होता है वह फेशियल नर्व के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। यह मिश्रित होता है, समझ गए। अब 8वां है ऑडिटरी है। ऑडिटरी को हम लोग वेस्टिबुलो कोक्लियर भी कहते हैं। अब यह एक संवेदी अंग है, क्योंकि यह सुनने का कार्य करता है, सेंसरी ऑर्गेन है, ठीक है। ग्लोसोफेरिंजल। अब 9वां ग्लोसोफेरिंजल है। अब ग्लोसोफेरिंजल है, यह एक मिश्रित है, मिक्स वाला है, क्योंकि यह स्वाद की अनुभूति, निगलने का कार्य, लार का श्रवण इसी ग्लोसोफेरिंजल से होता है, जो कि 9वां है। 10वां है वेगस, जो कि यह भी एक मिश्रित नर्व है। इससे ध्वनि उत्पादन, गले का संवेदना, निगलने में कार्य, पाचन रस का श्रावण, हृदय का धड़कन पर प्रभाव, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इन सब पर वेगस नर्व का नियंत्रण होता है, ठीक है। 11वां है एसेसरी है, जिससे मोटर नर्व कहते हैं। इससे हेड, शोल्डर और स्पाइनल, इसे स्पाइनल एसेसरी भी कहते हैं, जिससे मूवमेंट मिलता है। 12 है हाइपोग्लोसल, जो मोटर प्रकार की है। इससे जीभ जो है आगे पीछे जीभ का संचालन होने का काम होता है। तो आप देख लिए यहाँ पे, समझ गए चीज़ों को। मैंने आपको 2 बार रिपीट कर दिया, अब आपको इसको अच्छे से समझना था, ठीक है। चलिए
अब पाचन की प्रक्रिया डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है? तो हमारे द्वारा खाए गए जो भोजन होता है उसका पोषक तत्व सीधे कोशिका तक नहीं पहुंचती है। अब हम लोग ये समझते हैं कि हम जो पाचन की प्रक्रिया है, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग कुछ खा पी लिए तो सीधा जो है जाकर हमें ब्लड में मिल जाता है या सीधा जो है जाकर कोशिका में मिल जाता है। ऐसा होता है? ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर हम कोई अगर ये समझते हैं कि हम जितना खाते हैं सब हमारे बॉडी को लग जाता है तो ये गलत है, नहीं लगता है। ठीक है? हमारे द्वारा जो भी हम खाते हैं तो जो पोषक तत्व होता है वह सीधे कोशिका तक नहीं पहुंचती है। ठीक है? कोशिका तक क्या पहुंचती है? तो कोशिका तक ब्लड पहुंचता है, उसी ब्लड में तो पोषक तत्व मिला हुआ होता है जो कोशिका को मिलता है। ठीक है? तो हमारे द्वारा जो भी खाए गए भोजन है उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं वह सीधे कोशिका तक नहीं पहुंचता है। इससे पहुंचने के लिए भोजन का पाचन नली में पाचन व विखंडन होकर सब यूनिट ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित होना आवश्यक है। देखिए, हम जो भी भोजन करते हैं तो भोजन की जो प्रक्रिया है पचने की वह एक अपने अपने प्रोसेस में होता है, अपने अपने एक चरण में होता है। ऐसा नहीं है कि हम भोजन किए और जितना भोजन किए वह सब के सब जो है हमारे बॉडी के जो कोशिका है, जो बॉडी को वृद्धि के बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है उसको जाके मिल जाता है। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दिन भर में आदमी कितना क्या क्या चीज़ खा जाता है, तो सब के सब जो है कोशिका को मिल जाता और बॉडी जो है हाथी नुमा हो जाता। ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को लिए हमारे बॉडी में पाचन के लिए एक मैकेनिज्म बना है, क्रिया विधि बना है, जिसमें हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं वो सीधा हमारे बॉडी को कोशिका को नहीं मिलता है। ठीक है? वो पोषक तत्व क्या होता है, पहले हम भोजन जो करते हैं वह पाचन नली में पाचन डाइजेशन होता है, वह छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित होता है और वह जो है ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में, ट्राइग्लिसराइड में, इन सब में परिवर्तित होता है और होना भी आवश्यक है। ठीक है? तो जो हम भोजन करते हैं वह हमारे पाचन नली में पाचन की क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में, ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित होता है जो बॉडी के लिए आवश्यक है। भोजन के इन अवशोषण योग्य उपभोज्य पदार्थ में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब जो बॉडी में अवशोषण होने वाला जो पदार्थ है वही पदार्थ इस रूप में परिवर्तित होता है जो बॉडी को चाहिए। समझ गए? यानी भोजन के अवशोषण के द्वारा जो परिवर्तित होता है शरीर के लिए जो आवश्यक होते हैं और बॉडी को जो मिलता है वही पाचन कहलाता है। इस प्रकार पाचन व अवशोषण दो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। पाचन व अवशोषण दो जो है प्रक्रिया है। एक है जो फूड भोजन हम खाएं वह बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। ठीक है? तो वह पाचन होता है। और अवशोषण कहने का मतलब है कि जो भोजन के फलस्वरूप छोटे छोटे टुकड़ों में पचने के बाद जो पदार्थ बॉडी में पोषक तत्व में मिलता है, खून में, ब्लड में, वह अवशोषण की क्रिया बॉडी के द्वारा होती है। तो यही दो है, एक पचना और एक अवशोषण होना। दो प्रमुख प्रक्रिया है पचने डाइजेशन का। ठीक है? यहाँ पे इंग्लिश है। अब पाचन देख लीजिए। पाचन डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक जारी रहती है और जो निम्न प्रकार है। देखिए, पाचन की जो प्रक्रिया होती है मुंह से शुरू होती है और मलाशय तक, यानी जो बड़ी आंत का ही हिस्सा है मलाशय, वहाँ तक यह जारी रहती है। समझ गए? सबसे पहले मुंह होता है ओरल कैविटी। मुंह में लार ग्रंथियों व ओरल मुइकोसा द्वारा भोजन घुलकर एक लुगदी में बदल जाता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, सब चीज़ मिला के मुंह में रखते हैं तो मुंह क्या करता है, मुंह में दांत जो होता है वह उसे चबाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में और ज़्यादा बांट देता है। ठीक है? अब बांटने के बाद हम लोग बांटते हैं तो देखते होइएगा कि हम कुछ खाते हैं या कुछ खाने को होते हैं तो मुंह में लार आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह लार जो है भोजन को एक लुगदी में बना देता है, लुगदी में बना देता है और जो म्यूकोसा होता है, ओरल म्यूकोसा, वह भोजन को एक लुगदी टाइप से बना देता है, बदल देता है, जो क्या होता है, चिकना हो जाता है और वह भोजन को आगे निगलने में मदद करता है। ठीक है? तो यह पहला मुंह का हो गया। अब इस मुंह में ही लार ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। अब सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर एंड पैरोटिड ग्लैंड। लार ग्रंथियाँ जो है आपके ये तीन है, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड। ये आपके ग्लैंड है। लार में मौजूद सलाइवा एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। अब हम जो खाते हैं मुंह में जो सलाइवा जो लार होता है वह भोजन में तो मिल गया। अब भोजन में उसका महत्व ये होता है कि भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन करता है, क्योंकि सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज। ठीक है? जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन को प्रारंभ करता है भोजन में, और मुंह से ही भोजन जो है पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है? आगे अब आता है फेरिंग्स। अब कौन सा है? फेरिंग्स है। फेरिंग ग्रसनी होता है। भोजन मुंह से ग्रसनी में प्रवेश होते ही एपिग्लोटस श्वसन नली को बंद कर देती है ताकि भोजन उसमें प्रवेश न कर सके।
अब देखिए, ग्रसनी एक ऐसा अंग है जो श्वसन की क्रिया में भी भूमिका निभाती है और पाचन की क्रिया में भी। ग्रसनी एक चौराहा के रूप में काम करता है, समझ गए? ग्रसनी जो है एक चौराहा के रूप में काम करता है। ग्रसनी मुंह से भी जुड़ा रहता है और ग्रसनी जो है नोज यानी नाक से भी जुड़ा रहता है। अगर वायु प्रवेश कराना है तो मुंह वाले रास्ता को बंद करके रखता है, और अगर भोजन कर रहे हैं तो नाक वाले रास्ता को बंद करके रखता है, ताकि जो भोजन है वह नाक श्वसन के नली में न पैसे। अगर श्वसन के नली में एक भोजन का टुकड़ा सा भी पह जाएगा ना, तो आदमी का हालत खराब हो जाएगा, मृत्यु तक हो जाता है, समझ गए? तो एक एपिग्लोटस होता है जो ये निर्धारित करता है कि भोजन है तो उसको भोजन पाचन नली में भेजे, और अगर वायु है, श्वसन है, तो उसको श्वसन नली में भेजे। यह निर्धारित कौन करता है? एपिग्लोटस करता है, जो कहाँ पे होता है? ग्रसनी में होता है, ठीक है? और ग्रसनी ही है जो आपके दोनों में भूमिका निभाता है, ठीक है? चलिए, तो ग्रसनी समझ गए, आगे चलिए। आगे है ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब होता है कि भोजन फैरिंग्स से होते हुए ईसोफेगस में प्रवेश करता है। यहाँ भोजन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से नीचे की तरफ मूव करता है। और ईसोफेगस, जिस प्रकार से ट्रेकिया श्वसन नली माना जाता है, उसी प्रकार से ईसोफेगस जो है आहार नाल माना जाता है, ठीक है? नली, भोजन का नली। अब इसमें जो भोजन, चूँकि भोजन मुंह में आया, मुंह से फैरिंग्स में आया, फैरिंग्स से भोजन प्रवेश करता है ईसोफेगस में, आहार नली में, ठीक है? यह नली में भोजन प्रवेश करता है तो भोजन मुंह से एसोफेगस से होते हुए नीचे की तरफ जो जाता है तो वह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की तरफ, ठीक है? कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की तरफ, ठीक है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है, यह प्रीस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट के जरिए हमारे ईसोफेगस में जो है भोजन नीचे की तरफ प्रवेश करता है, ठीक है? आगे चलिए। अब ईसोफेगस के बाद आता है हमारा अमाशय, स्टोमक, ठीक है? यह आहार नाल का सर्वाधिक चौड़ा भाग है, ठीक है? पेट जो है, अमाशय जो है, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा वाला भाग है, ठीक है? चौड़ा में सबसे बड़ा यही होता है, स्टोमक। यहाँ भोजन में म्यूकस, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन मिक्स होते हैं। जो भोजन हम लोग करते हैं, वह भोजन जब अमाशय में जाता है तो अमाशय में बहुत सारे जो है एंजाइम, बहुत सारे अम्ल, म्यूकस मिलते हैं, ठीक है? अमाशय में पाचक रसों के स्राव से भोजन कायम में बदलता है, ठीक है? अब जो अमाशय में जो हम भोजन हमारा जाता है, तो अमाशय में पाचक रस के स्राव होता है। वह पाचक रस क्या करता है कि भोजन को कायम में बदल देता है, समझ गए? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है। जो पेप्सिन आपके अमाशय में भोजन को, प्रोटीन जो हम लेते हैं ना भोजन के माध्यम से, तो अगर उस भोजन में प्रोटीन है तो उसको पेप्सिन पचाने का काम करता है, ठीक है? और इसे पॉलीपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है? पेप्सिन जो है प्रोटीन को पाचन करता है तो उसे पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में बदल देता है, ओके? हाइड्रोक्लोरिक भोजन के कठोर अंशों को गलाता है, वह माइक्रोब को नष्ट करता है। अब HCl जो होता है, यह इतना पावरफुल अम्ल होता है माय डियर, कि यह आपके भोजन में हम जो भी ठोस चीज़ हम चबा जाते हैं और आसानी से पच जाता है। कैसे पच जाता है? तो यह HCl जो होता है, यह ठोस भोजन को जो है गला देता है। इतना इसमें पावर होता है कि हम कुछ भी खाते हैं पेट में तो यह अमाशय के भित्ति द्वारा सीक्रेट होता है, ठीक है? स्टोमिक वाल्व द्वारा यह जो है सीक्रेट होता है, और भोजन में जो भी उपस्थित मजबूत कण है उसको गलाता है, और साथ में सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करता है HCl, समझ गए? तो प्रोटीन में पेप्सिन का क्या काम है जान गए, HCl का क्या काम होता है जान गए, ठीक है? और ये सारे चीज़ आपको महत्वपूर्ण है जानना। तो अमाशय के बारे में समझ गए। अब यहाँ पे चलिए, अब भोजन अमाशय में जब आ जाता है तो अमाशय में वहाँ पे बहुत सारे पाचक रस मिलते हैं, भोजन को कायम में बदल देता है। भोजन को जो है एक प्रकार से कहा जाए तो अर्ध द्रव में बदल देता है भोजन को। तो अब वहाँ से जो अमाशय से अब भोजन जो है प्रवेश करता है वह छोटी आंत में, ठीक है? छोटी आंत का प्रथम भाग ड्यूडेनम होता है। यह लगभग 10 से 12 इंच लंबी नली होती है। इस भाग में लीवर, अग्नाशय रस व पित्ताशय से बाइल मिक्स होते हैं। देखिए, छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत में जो जब भोजन कुछ हद तक पेट में पचने के बाद, पेट में मिक्स होने के बाद जब भोजन आगे की तरफ अपना रास्ता प्रस्थान करता है छोटी आंत की तरफ, तो छोटी आंत में ही ड्यूडेनम होता है, जो छोटी आंत के सबसे प्रथम भाग होता है, जो अमाशय से लगा हुआ होता है। यह ड्यूडेनम 10 से 12 इंच लंबी होती है, ठीक है? इस भाग में लीवर से, अग्नाशय से और पित्ताशय से जो बाइल होता है वह मिक्स होते हैं, ठीक है? क्योंकि भोजन के लिए सब जरूरी है। पैंक्रियाटिक जूस उपस्थित लिपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन क्रमशः वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करते हैं। बाइल जूस वसा के पाचन में सहायक होते हैं। अब ये सब क्यों मिलता है?
तो माय डियर पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस जो आपके भोजन को पचाने में मदद करता है, लिपाज, एमाइलेज और एमाइलेज होगा यहाँ पे, और ट्रिप्सिन, यह तीनों, लिपाज वसा को, लिपिड को, वसा को जो है पचाता है, एमाइलेज जो होता है वह क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, या पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि लिपाज किससे पाचन करता है, एमाइलेज किससे पाचन करता है, ट्रिप्सिन किससे पाचन करता है। तो लिपाज लिपिड यानी वसा को, एमाइलेज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन यानी पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। और बाइल जूस वसा के पाचन में सहायक होता है, ठीक है, पित्तरस। तो ये चीज़ समझ गए। छोटी आंत में क्या क्या होता है, चलिए। छोटी आंत का तीन भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है, ठीक है। ड्यूडेनम प्रथम, ठीक है, जेजुनम सेकेंड और इलियम सबसे लास्ट होता है। छोटी आंत 3 भाग में विभाजित होता है, याद रखिएगा, समझ गए। चलिए, और लंबाई में बात करेगा तो सबसे लंबाई में बड़ा जो है छोटी आंत ही होती है, लेकिन छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका चौड़ाई कम होता है। बड़ी आंत की चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण जो है उससे बड़ी आंत कहा जाता है, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन या प्रोटियोज या पेप्टोन को डाइपेप्टाइड में बदल देता है, समझ गए। अब यहाँ पे जो फैट होता है, फैट को लिपाज जो है तोड़ता है वसा प्लस ग्लिसरॉल में। डाइपेप्टाइड को, ये सब जो है आपके अलग अलग चीज़ें हैं, ये सब छोड़िए, इसको उतना ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। अब आता है आपका इलियम, समझ गए। इलियम, इलियम जो है छोटी आंत का दूसरा भाग है, इसे एप्थिलियम, ठीक है। ये उल्टा पलटी यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा पलटी ये टाइपिंग हो गया, गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो बड़ी आंत। अब छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ पे जाता है, अब छोटी आंत पे जो है आपके भोजन का पूर्ण जो पाचन होता है वह बहुत हद तक छोटी आंत में ही जो है कंप्लीट हो जाता है। अब जो पचा हुआ भोजन होता है वह आपके अवशोषण के लिए, जल के अवशोषण के लिए जो है आपको कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण, द्रव का अवशोषण हो जाता है, और जो भोजन ठोस रूप में जो अवशिष्ट बच जाता है वह मल के रूप में बाहर निकल जाता है और उपयोगी शरीर के लिए चला जाता है, ठीक है। बड़ी आंत में भोजन क्रमशः इसके 3 भागों एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन से गुजरता है। एसेंडिंग कोलोन से म्यूकस का स्रावन होता है जो बड़ी आंत में मल के संचलन में सहायक होता है। इस भाग में अपचित भोजन से पानी, ठीक है, खनिज, अन्य पोषक तत्व अवशोषित होता है। मैंने पहले बताया कि बड़ी आंत में जो पचा हुआ भोजन होता है उससे क्या होता है कि बड़ी आंत में जो है जो पचा हुआ भोजन है उससे पानी, ठीक है, खनिज और अन्य पोषक तत्व जो भोजन के माध्यम से लिए रहते हैं वह बड़ी आंत में अवशोषित हो जाता है, और जो फालतू जो ठोस रूप में बच जाता है वह मल के रास्ते से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये चीज़ को समझ गए। अब यहाँ पे कोलोन से भोजन का देख लीजिए, जो कोलोन होता है बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। कोलोन से भोजन का अपचित भाग मलाशय में एकत्रित होता है। अब जो अपचित मतलब जो नहीं पचा हुआ, जो पच गया वो तो बॉडी के लिए चला जाता है, अवशोषण हो जाता है। जो बच जाता है ठोस व्यर्थ पदार्थ वह जो है मलाशय में एकत्रित हो जाता है और भोजन मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यही जो है आपके पाचन की क्रिया मलाशय तक समाप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। अब भोजन का अवशोषण कैसे होता है, ठीक है। तो भोजन अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पादन आंत की एपिथेलियम से होकर रक्त या लिम्फ में प्रवेश करते हैं, ठीक है। माय डियर, आपको समझना है कि भोजन का जो पाचन का अवशोषण होता है, जैसे हम खा लिए, ठीक है, बड़ी आंत तक जाते जाते भोजन पच चुका। अब हमें पता है कि बड़ी आंत में जो भोजन होता है जो पचा हुआ है उसमें खनिज, पोषक तत्व, जल का अवशोषण हो जाता है। तो चूंकि बड़ी आंत में आपका अवशोषण होता है तो वहाँ पे जो भी शरीर के लिए उपयोगी है उसका अवशोषण कर लिया जाता है, जो शरीर के लिए अनुपयोगी है उसको सिट्ठी के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है मल के द्वारा, ठीक है। तो अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त जो प्रोडक्ट, जो उत्पादन होता है डाइजेशन से, वह आंत के एपिथेलियम जो आपका ऊतक होता है उससे होकर रक्त और लिम्फ में प्रवेश करता है, जो हमारे बॉडी के अन्य हिस्सों तक रक्त के द्वारा चला जाता है। तो यही भोजन का पाचन अवशोषण होता है, ठीक है। यह जो है आपके 3 प्रकार की क्रियाविधि इसमें होता है। पहला क्रियाविधि है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा यह 3 प्रकार से अवशोषण होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ओके। कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। मैं पहले डिटेल से पढ़ाया हूँ, अभी उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने चर्चा कर दिया इसको अगर लिख दीजिएगा, समझ गए हैं तो बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी
अगर आपसे पाचक रस के बारे में पूछेगा तो पाचक रस भी मैंने एक एक करके इसी के अंदर में बता दिया है। जो लोग समझ गए होंगे पाचक रस, पैंक्रियाटिक जूस के बारे में, बाइल जूस के बारे में, तो वो समझ गए। जो लोग नहीं समझेंगे उनको अच्छे से पढ़ने की मतलब बायोमेडिकल वेस्ट को, वेस्ट मतलब जो कचरा है उसका हम लोग प्रबंध कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम जो है इसको बताना है। ठीक है, इसे देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। तो माय डियर, सीधा तौर पे समझिए कि बायोमेडिकल का मतलब होता है, बायोमेडिकल कचरा का मतलब होता है कि जो भी रोगी होते हैं, जो भी व्यक्ति है, जो भी अस्पताल में व्यक्ति, सीधा समझिए कि अस्पताल में होने वाले कचरा को ही जो है आपके बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, बायोमेडिकल जैविक चिकित्सीय कचरा। तो जैव मतलब क्या होता है, जीव जंतु। ठीक है, जीव जंतु, पर्यावरण, इसमें होने वाले, साथ में चिकित्सीय है मतलब मेडिकल में होने वाले कचरा को ही जो है जैव चिकित्सीय कचरा कहते हैं। मतलब व्यक्तियों के द्वारा उसके बीमारी से, उसके निदान से, उसके उपचार से, उसके प्रतिरक्षक या शोध कार्यों से जो भी पैदा होता है यही बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। ठीक है, जैव चिकित्सीय कचरा एक ऐसा कचरा है जो किसी व्यक्ति के बीमारी के बाद निदान जो होता है, जो उपचार किया जाता है उसे, जो प्रतिरक्षक दिया जाता है, मतलब इनमें जो है टीकाकरण जो दिया जाता है, कुछ रिसर्च भी किया जाता है, और इन सब कामों के बाद जो कुछ कचरा निकलता है वही बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन हो गया, एक व्यक्ति को देने के बाद वह कचरा ही बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आईवी सेट देखते होइएगा, जिसको अगर एक बार कैनुला लगा दिया जाता है तो दूसरे में प्रयोग नहीं किया जाता है तो वह भी बेकार ही हो जाता है। उसके बाद दवाई के डब्बे वगैरह होते हैं वह भी कचरा होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो लिक्विड तरल के रूप में कचरा होते हैं। उसी प्रकार जो मरीज़ भर्ती होते हैं तो देखते होइएगा कि उसके परिजन जो है खाना वगैरह लेकर आता है और खाना जो है बच जाता है तो उसको कबाड़ में फेंक देता है, तो वह भी एक प्रकार के कचरा ही होता है। फल फूल का भी जो है छिलका होता है तो वह भी मरीज़ से प्राप्त होता है, वह भी कचरा ही है। तो जो भी मरीज और मरीज के का जो है उपचार में, निदान में, रिसर्च में, प्रतिरक्षक में जो भी चीज़ें अनावश्यक पदार्थ बच जाता है वही जो है हमारा क्या कहलाता है, जैव चिकित्सीय प्रबंध, जैव चिकित्सीय कचरा कहलाता है। मैनेजमेंट नहीं, यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट होगा। ठीक है, ये बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। ठीक है, मैनेजमेंट तो आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए यह कचरे का क्लासिफिकेशन ऑफ जो है बायोमेडिकल वेस्ट कौन कौन से अलग अलग निम्न वर्ग में बांटा गया है, चलिए देखते हैं। पहला है इन्फेक्टियस वेस्ट, मतलब संक्रमित कचरा। देख लीजिए, वह कचरा जिसमें रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे वार्ड का कचरा, उपकरण, शरीर से निकले पदार्थ आदि। अब पहला है संक्रमित कचरा। संक्रमित कचरा का मतलब होता है कि वैसा कचरा जिसमें डायरेक्ट जो है मरीजों के संपर्क में जो है रहा हो, तो उसमें जो है मरीज का संक्रमण उस कचरा में रहेगा तो वह जो है संक्रमित कचरा होगा। ठीक है, जैसे वार्ड के कचरा, मतलब जो भर्ती वार्ड में जो पेशेंट भर्ती है तो वार्ड से जो भी सामान निकलेगा वेस्ट वाला वो उसमें संक्रमण होगा। उपकरण हो गया, जो भी आप संक्रमित व्यक्ति को उपकरण इस्तेमाल करते हैं तो संक्रमण होने के खतरा उपकरण में भी फैल जाता है। शरीर से भी जो पदार्थ निकलता है, बलगम, थूक, मवाद, खून, यह सब भी जो है संक्रमित हो सकता है, तो ये सब संक्रमित कचरा है। ठीक है, दूसरा है नुकीले पदार्थ। ठीक है, नुकीले पदार्थ भी एक प्रकार के यूज के बाद जो है कचरा ही होता है। ठीक है, नुकीले पदार्थ में नीडल हो गया, स्केल्प हो गया, ब्लेड हो गया, चाकू हो गया, यह सब अस्पताल में ज़रूरत के हिसाब से यूज किया जाता है और यूज के बाद जो है अगर यह बेकार हो जाता है तो यह एक कचरा ही हो जाता है, तो यह नुकीले कचरा में आ जाता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। औषधीय कचरा है। औषधीय कचरा का मतलब होता है कि कुछ मेडिसिन वाले कचरा होते हैं, जैसे ऐसी दवाइयाँ जिनकी उपयोग तिथि समाप्त हो चुकी हो या किसी कारणवश उपयोग तिथि के अंदर ही बर्बाद हो गई हो। औषधीय कचरा का मतलब होता है कि मेडिसिन वेस्ट। अब होता है कि जैसे दवाई रखे अस्पताल में उसका कंजप्शन खपत नहीं हो पाता है तो जो है वह क्या होता है, धीरे धीरे वो जो है एक्सपायरी कर जाता है, मतलब उसका उपयोग तिथि समाप्त हो जाता है, या फिर किसी कारण से जो है वह डैमेज हो जाता है। ठीक है ना, बर्बाद हो जाता है तो वह कचरा के अंदर ही चला जाता है। तो जो भी दवाइयाँ का एक्सपायर हो चुका है या किसी कारण से बर्बाद हो गया है तो वह औषधीय कचरा होता है जिसको व्यक्ति ले नहीं सकता। ठीक है,
और जब व्यक्ति के उपयोग से बाहर की चीज़ें हो जाए तो वही तो कचरा हो जाएगा ना। तो यही चीज़ें हैं। रासायनिक कचरा का मतलब होता है कुछ केमिकल जो है वेस्ट होते हैं, जैसे बहुत सारा जो लैब वगैरह होता है तो उसमें अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी आप ब्लड के टेस्ट करवाते हैं तो उसमें केमिकल लगता है, तो उससे रासायनिक कचरा भी जो है प्रयोग किया जाता है। तो उसमें कुछ रासायनिक चीज़ें जो है वह कचरे के रूप में निकल जाते हैं, तो वह जो है प्रयोगशाला में यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो भी प्रयोगशाला में यूज किए हुए रासायनिक चीज़ों का जो है अनुपयोग वाला सामान जो है वह रासायनिक कचरा में आ जाएगा। ठीक है। 5वां में है दबाव युक्त कचरा, जैसे गैस सिलेंडर। दबाव युक्त कचरा का मतलब होता है कि यह गैस सिलेंडर भी अगर इधर उधर पड़ा है तो वह भी एक प्रकार के कचरा ही है, उसको सही जगह पर रखना चाहिए। ठीक है। 6ठा है विकिरण कचरा। विकिरण कचरा का मतलब होता है ऐसा कचरा जिसमें विकिरणशील पदार्थ होते हैं, जैसे प्रयोगशाला अनुसंधान। तो यह जो है आपका क्या हो गया, विकिरणशील कचरा है। ठीक है, ऐसा कचरा जिसमें विकिरणशील पदार्थ होते हैं, जैसे प्रयोगशाला अनुसंधान। ठीक है, याद रखिएगा। 7वां है भारी धातु युक्त कचरा। भारी धातु युक्त कचरा का मतलब है कि वैसा कचरा जिसमें उसका वजन ज़्यादा हो, उससे जो है भारी युक्त हो, जैसे बैटरी, टूटे हुए तापमापी, यह सब जो है भारी कचरा होता है। जैसे थर्मामीटर टूट जाएगा तो वह एक प्रकार के क्या है, भारी कचरा है। ठीक है। बैटरी जो लगता है जैसे पेसमेकर में लगता है, बीपी मशीन वगैरह में लगता है, तो यह भी जो है एक प्रकार के उपयोग होने के बाद अनावश्यक जो हो जाता है वह कचरा ही हो जाएगा, तो भारी धातु का कचरा। एंड लास्ट है 8वां है विकृति जन कचरा। विकृति जन कचरा के मतलब होता है कि जैसे मानव के ऊतक हो गया, जैसे प्लेसेंटा वगैरह, तरल पदार्थ शरीर बॉडी से निकलता है, जैसे ब्लड वगैरह, मवाद, पस वगैरह। ठीक है, ये सब उत्पन्न कचरा जैसे शरीर के अंग हो गया, रक्त हो गया एवं अन्य तरल हो गया, यह सब जो है आपके विकृति जन्य कचरा के अंदर आता है। तो कुल 8 याद रखिएगा। मैंने ये 8 प्रकार आपको बता दिया, बायोमेडिकल वेस्ट का प्रकार बता दिया। अब यह सब कचरा जो है आपके क्या हो गए, टोटल कचरा है, आप यहाँ पे याद रखिएगा। टोटल के टोटल मैंने बता दिया। ठीक है, नुकीले पदार्थ में सुइयाँ, नीडल भी आएंगे, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको टोटल बता दिया। अब आप लोग इसको बढ़िया से 8 को याद रखिएगा, जैसे संक्रमित कचरा, नुकीले पदार्थ जैसे सुइयाँ, चाकू, ब्लेड, औषधीय कचरा, दवाई वाला एक्सपायरी वगैरह या बर्बाद होने के बाद। ठीक है, रासायनिक कचरा मतलब केमिकल वेस्ट। ठीक है, 5वां है दबाव युक्त कचरा। 6ठा है विकिरणशील कचरा। 7वां है भारी धातु युक्त कचरा, जैसे बैटरी, टूटे हुए थर्मामीटर। 8वां है विकृति जन कचरा, जैसे मानव शरीर से निकले हुए पदार्थ। ठीक है, तो यह सब कचरा 8 कचरा के प्रकार याद रखिएगा, एग्जाम्पल सहित बता दीजिएगा, तो आपका यह जो है प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पे है कचरे का उपचार, उसकी अनेक विधियाँ होती है। ठीक है, कचरे का प्रकार, उसकी अनेक विधियाँ होती है। मतलब अब हमें इससे जो है मैनेजमेंट कहिए या इसका ट्रीटमेंट कहिए, ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट वही होता है, चाहे प्रबंध कहिए कचरे का कि कैसे करेंगे, या कचरे का उपचार कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप लोग को देखना है कि कैसे जो है कचरे का प्रबंध होगा। तो अगर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पूछेगा तो मैनेजमेंट अभी हम यही पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर तो हम लोग प्रकार देखे हैं, बायोमेडिकल वेस्ट देखे कि क्या होता है, कितने प्रकार है, लेकिन अब इसका हम मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे इसका प्रबंध किया जाएगा। तो इसकी अनेकों विधियाँ हैं जिससे हम प्रबंध करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है भस्मीकरण। भस्मीकरण के मतलब होता है कि जलाकर नष्ट कर देना। ठीक है, इस विधि में सूक्ष्म जीवों को जलाकर नष्ट किया जाता है तथा उन पदार्थों का उपचार किया जाता है जो दोबारा प्रयोग में नहीं लिए जा सकते हैं। मुख्यतः भस्मीकरण निम्न है। माय डियर, इंसिनेशन का मतलब होता है कि जला के नष्ट कर देना। अब मान गए बहुत सारे ऐसे कचरे होते हैं जिसको दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता, उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको जला देते हैं। जैसे ब्लड से लगा हुआ रुई हो गया, ड्रेसिंग वाला जो होता है वो सब हो गया, तो ये सब दोबारा तो यूज नहीं ना कर देंगे। अगर किसी को एक बार ड्रेसिंग कर दिए हैं और फिर से पुनः उसको ड्रेसिंग को हम निकाल दिए पुराने वाले को, तो वह कचरा हो गया, तो उसको तो उपयोग कोई करेगा नहीं, वो तो वेस्ट हो गया, तो उसको जला देते हैं। रुई में लगे हुए ब्लड वगैरह ये सब जो है इसको जला दिया जाता है। ठीक है, तो यह भस्मीकरण हमारा हो जाता है, यह पदार्थों का एक प्रबंध का उपाय। ठीक है, अब ये अलग अलग होते हैं। एक है द्विपक्षीय पाइरोलाइटिक, एकल कक्षीय फ्यूरेंस और रोटम क्लींस। यह 3 तरीके से भस्मीकरण किया जाता है। इंसिनरेशन, द्विपक्षीय पाइलोरिलाइटिक, एकल कक्षीय फ्यूरेंस, रोटम क्लींस, ये सब जो है तीनों याद रखिएगा, इंसिनरेशन का प्रकार है। ओके, दूसरा है रासायनिक बीज संक्रमण। रासायनिक बीज संक्रमण के मतलब है कि यह तरल पदार्थ जैसे रक्त हो गया, सीरम, मलमूत्र, हॉस्पिटल से संबंधित तरल कचरे को बीज संक्रमित करने की
उत्तम विधि है। इस विधि में नुकीले उपकरण का भी रासायनिक बीज संक्रमण किया जाता है। रासायनिक बीज संक्रमण का मतलब है कि केमिकल द्वारा चीज़ों को साफ किया जाता है। जैसे देखते होइए आप लोग कि डिटॉल, सेवलॉन, ठीक है, पोविडॉन, ये सब केमिकल सोल्यूशन है, ठीक है, जो क्या करता है आपको रासायनिक के रूप में है, केमिकल के रूप में, सोल्यूशन के रूप में है। और यह जो है विभिन्न प्रकार के जो है फिनाइल हो गया, यह सब क्या हो गया कि विभिन्न प्रकार के तरल से लेकर और साथ में जो भी तरलीय जो कचरा है उसको जो है बीज संक्रमित करने का उत्तम विधि है। देखते होइएगा फर्श वगैरह को जो है फिलाइन हो गया या अलग केमिकल मिला के जो है पानी में फर्श को साफ किया जाता है। तो यही सब जो है रासायनिक बीज संक्रमण होता है, जिससे कचरे को, तरल कचरे को, मल मूत्र को या फिर अन्य तरल कचरे को जो है बीज संक्रमित करने का उत्तम विधि जो है आपका रासायनिक बीज संक्रमण है, ठीक है। और इस रासायनिक बीज संक्रमण से हम नुकीले उपकरण को भी जो है क्या करते हैं, बीज संक्रमित करते हैं। नुकीले संक्रमण जैसे धोते हैं, होता है ना। चलिए, ये हो गया। तीसरा है नम एवं शुष्क तापीय उपचार, वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट। इस विधि में कचरे को तीव्र मतलब तेज जो है तापमान एवं तीव्र दबाव युक्त भाप के संपर्क में रखा जाता है, ठीक है। यह एक उपकरण की तरह कार्य करता है। जैसे आपका हो गया, जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्या चीज़, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में क्या होता है कि अधिक दाब और उच्च ताप पर जो है, अधिक दाब मतलब प्रेशर और उच्च ताप पर जो है किसी भी उपकरण वगैरह को जो है क्या किया जाता है कि उसे बीज संक्रमित किया जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा शुष्क ताप होता है या फिर जो है नमी भी होता है। तो ऑटोक्लेव वगैरह हो गया या अलग अलग उपकरण होते हैं, तो उसमें जो है आप किसी भी उपकरण सर्जिकल वगैरह को मान गए कोई धारदार हथियार है, कोई धारदार जो है आपके उपकरण है जिसको मान गए पानी में उबालने से उसका धार ख़त्म हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसे नमी से हटाकर शुष्क तापीय वाला में ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन जिसमें अगर धार नहीं हो, नुकीला हो, तो हम उसमें क्या करेंगे, ऑटोक्लेव में जिसमें अधिक दाब और उच्च ताप पर जो है हम क्या करते हैं, बीज संक्रमित करते हैं, ठीक है। तो यही आपका यह उपकरण के तरह काम करता है, नम एवं शुष्क तापीय उपचार, ओके। चौथा है सूक्ष्म तरंगीय किरणन, ठीक है, माइक्रोवेव रेडिएशन। अब सूक्ष्म लगभग 2450 मेगाहर्ट्ज तरंगदैर्घ्य में नष्ट हो जाते हैं। जल सूक्ष्म तरंगों से जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, जिससे संक्रामक पदार्थ जो है संचार के कारण नष्ट हो जाते हैं। अब ये जो माइक्रोवेव रेडिएशन है, ये क्या करता है कि आपको तरंगदैर्घ्य जनरेट करता है। रेडिएशन क्या करता है, रेडिएशन का पावर तो तरंगदैर्घ्य में ही न होता है। तो यह लगभग सूक्ष्म को 2450 मेगाहर्ट्ज पर जो है आपके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार कोई मान गए उपकरण है, उसमें जल है, ठीक है। अगर हमें जल से अगर जल में हम माइक्रोवेव का जो है तरंगदैर्घ्य जो है प्रवाहित करेंगे, तो जल जो है क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के कारण, जिसके कारण उसमें जो भी उपकरण डालेंगे वह नष्ट हो जाएगा सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो माइक्रोवेव रेडिएशन भी जो है आपके किसी भी वेस्ट को मैनेजमेंट करने का एक जो है बहुत ही अच्छा तरीका है। पांचवा है ज़मीनी निस्तारण, लैंड डिस्पोजल। लैंड डिस्पोजल का मतलब होता है कि जो है अगर इन सभी चीज़ों से अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो किसी सामान को ज़मीन के अंदर जो है उसे ज़मीन के अंदर जो है माटी के अंदर ढक देना ही ज़मीनी निस्तारण, लैंड डिस्पोजल कहलाता है। इस विधि में सभी प्रकार के पदार्थों का निस्तारण किया जा सकता है। इस प्रकार का बीज संक्रमण ऐसी जगह किया जाना चाहिए जहाँ पे कोई आवासीय न हो, जिससे लोग संक्रमित न हो। क्योंकि आप ज़मीन के अंदर जो है डालेंगे, मिट्टी ढकेंगे, तो हो सकता है समय बीतने के साथ वहाँ पे उसका प्रभाव व्यक्ति के आसपास रहने वाले को दे। इसलिए लैंड डिस्पोजल करते तो हैं हम, सभी प्रकार के कचरे को जो है लैंड डिस्पोजल के माध्यम से जो है उससे मैनेजमेंट कर सकते हैं। बट ध्यान रखें कि यह भी लैंड डिस्पोजल जहाँ भी होगा वहाँ पे अब आसपास रहने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। तो जाके हम ज़मीन के अंदर किसी भी कचरे को आराम से हिला सकते हैं, डाल सकते हैं। तो यह भी एक ज़मीनी निस्तारण आपके कचरे का प्रबंध करने का तरीका है। पहला है इंसिनरेशन, भस्मीकरण। दूसरा रासायनिक बीज संक्रमण, जिसमें रासायनिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तीसरा नम एवं शुष्क तापीय उपचार, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उष्मा और दाब के और नमी के ऊपर जो है चीज़ों को मैनेजमेंट किया जाता है। चौथा है माइक्रोवेव रेडिएशन, जहाँ पे सूक्ष्म तरंग के जरिए जो है वेव उत्पन्न करके जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता
जाता है और चीज़ों को बेहतर किया जाता है। और लैंड डिस्पोजल में हम सभी प्रकार के कचरे को निस्तारण कर सकते हैं, मीन्स डिस्पोजल कर सकते हैं, ठीक है, और ज़मीन के अंदर डाल सकते हैं किसी भी कचरे को। तो यही जो है हमारा 5 मैनेजमेंट का तरीका है, मैंने बता दिया। और बायोमेडिकल या बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट अगर पूछेगा तो दोनों चीज़ें मैंने पढ़ा दिया, आपको एग्ज़ाम में लिख देना है, ठीक है। चलिए, टोटल चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। अब हम आगे चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे टोटल इंग्लिश है। अब जो मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा विभिन्न प्रकार के बीमारियों और उसके कीटाणु के नाम बताएंगे, मतलब किस जीव के कारण, किस ऑर्गेनिज्म के कारण कौन से जो है संक्रामक बीमारी होता है, आज हम बताएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है फर्स्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको पूछ सकता है और एग्ज़ाम में 10 जो है दे देगा जो बीमारी के नाम, कहेगा इसके जीवाणु के नाम बताइए 5 नंबर या 10 नंबर में, तो ऐसे भी पूछ सकता है सब्जेक्टिव में भी। तो चलिए देखते हैं। पहला है चिकन पॉक्स, जिसे हम लोग छोटी माता भी कहते हैं, किसके कारण होता है, तो यह वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है, ठीक है, जिसको चेचक कहते हैं, वह वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे मम्प्स है, ठीक है ना। मम्प्स जो है आपको ये जो मम्प्स जो होता है यह पैरामाइक्सिको वायरस ग्रुप के कारण होता है। किसके कारण होता है, देखिए, मम्प्स, मीजल्स, रूबेला, और ये तीनों बीमारी यह पैरामाइक्सिको वायरस ग्रुप के ही कारण होता है। तो याद रखिएगा, चाहे मीजल्स पूछे, मम्प्स पूछे, यह पैरामाइक्सिको वायरस के ग्रुप के कारण होता है, ठीक है। तीसरा है माय डियर पोलियोमेलाइटिस। पोलियो जो होता है किसके कारण होता है, तो यह पोलियो जो है आपके पोलियो वायरस के कारण होता है, याद रखना है, ठीक है। ऐसा पूछा गया है सेकेंड ईयर में भी, फर्स्ट ईयर में भी, ओके। टिटनस किसके कारण होता है, तो आपको पता होना चाहिए, टिटनस क्लोस्ट्रेडियम टिटैनी के कारण होता है। यह भी एक बैक्टीरियल ही है और यह व्यक्ति के घाव में कहीं भी कटे फटे घाव वाले जगह से अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। इसलिए लोग कहता है कि जब भी घाव हो, पैर उड़ कटे कहीं, तो जो है हमेशा पैर में चप्पल लगा के रखे, ठीक है, और किसी गंदे चीज़ों को न छुए। तो टिटनस क्लोस्ट्रेडियम टिटैनी के कारण होता है, याद रख लीजिए क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। पाँचवा है डिसेंट्री। डिसेंट्री अतिसार किसके कारण होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका के कारण, ठीक है। डिसेंट्री किसके कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, याद रखिएगा। फाइलेरिया किसके कारण होता है, क्यूलेक मच्छर, याद रखिएगा, क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया के बहुत ही एक कारक जो है जीवाणु है, ठीक है। सातवां है कोलेरा हैजा, किसके कारण होता है, तो यह वाइब्रियो कॉलेरा के कारण होता है। किसके कारण, वाइब्रियो कॉलेरा के कारण होता है, याद रखिएगा, कोलेरा से वाइब्रियो कॉलेरा, बस, ठीक है। चलिए, आठवां है लेप्रोसी, किसके कारण होता है, जिसको हम लोग कुष्ठ रोग भी हिंदी में कहते हैं, तो यह जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। किसके कारण, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण आपके लेप्रोसी होता है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नौवां है कुकुर खांसी। वूपिंग कफ किसके कारण होता है, तो माय डियर वूपिंग कफ, जिसे हम लोग कुकुर खांसी कहते हैं, काली खांसी कहते हैं, यह भी जीवाणु के द्वारा ही होता है और यह बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण, बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है। किसके कारण, बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 10वां है, अगर आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, आंत में किसी प्रकार की समस्या होता है, तो अगर वह इन्फेक्शन वाला आंत का समस्या है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, तो वह एंट अमीबा हिस्टोलेटिका के कारण होता है, या देख लीजिए कैम्पिलोबैक्टर बैक्टीरियम के कारण होता है। अब चूँकि जो हैजा होता है वह भी आंत को ही नुकसान पहुंचाता है और यहाँ पे आंतरीय शोथ है, तो इस प्रकार से एंट अमीबा हिस्टोलेटिका वहाँ भी था और यहाँ भी है, हैजा में भी था और यहाँ भी है, ठीक है, तो याद रखना है, बस इसको याद रखिएगा। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, आगे फिर से जो है कुछ बीमारी और जीवाणु के नाम है, तो चलिए फिर से देखते हैं, ठीक है। देखिए, यह क्वेश्चन आपको लगता होगा कि बड़ी आसान है, तो आता है, लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं, गड़बड़ाने लगते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में एगो इसमें से पूछ देगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा, कंफ्यूज कर जाइएगा, क्यों, क्योंकि आपको पूरा क्लियर नहीं रहता है, ठीक है, कि किसके कारण क्या होता है। नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द फ्लोबिंग, मतलब इसमें से कौन से कारक जीवाणु है पूछ रहा है। फिर से देख लीजिए, मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, याद रखना है आपको, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण। टाइफाइड किसके कारण होता है, जो कि एक आंतरीय बुखार होता है, तो यह साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। किसके कारण, साल्मोनेला टाइफी के कारण आपके टाइफाइड होते हैं।
तो नाम से ही स्पष्ट है। तीसरा है टिटनेस, बता चुके हैं, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण होता है। चौथा है गैस गैंग्रीन, किसके कारण होता है, तो गैस गैंग्रीन क्लोस्ट्रिडियम परफ्यूजेंस के कारण होता है। किसके कारण, क्लोस्ट्रिडियम परफ्यूजेंस के कारण होता है। कन्फ्यूज मत होइएगा, क्लोस्ट्रिडियम टिटनेस में भी था तो वहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम टिटनेस था तो टिटेनी था, ठीक है। यहाँ पे आपके गैस गैंग्रीन है तो क्लोस्ट्रिडियम तो यहाँ भी है, बट यहाँ पे परफ्यूजेंस है, ठीक है, याद रखने को। लेप्रोसी ऊपर बताए हैं, माइकोबैक्टीरियम लिप्राई के कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पहले भी बता चुके हैं, यह एक बैक्टीरिया है, ठीक है। सातवां है कोलेरा हैजा, किसके कारण, वाइब्रियो कोलेरा के कारण। आठवां है सिफिलिस, सिफिलिस किसके कारण, ट्रेपेनोमा पैलिडम के कारण, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस एक एसटीडी रोग है, ठीक है, और यह जो है ट्रेपेनोमा देख लीजिए ट्रैपोनेमा पैलिडम के कारण होता है, यह जीवाणु है, ठीक है। नौवां है मम्प्स, पैरामाइक्सिको वायरस के कारण पता है। और गोनेरिया जो है नेइसेरियाई गोनेराई के कारण होता है, ठीक है। गोनेरिया एसटीडी ही रोग है जो किसके कारण होता है, नीसेरियाई गोनेराई के कारण, याद रख लीजिएगा, आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो गोनेरियाई जो है नाइसेरियाई गोनेराई के कारण, बाकी और सारे हैं जैसे एड्स जो है HIV के कारण होता है, HIV वायरस के कारण, ठीक है। मीजल्स भी जो है पैरामाइक्सिको वायरस के ग्रुप के कारण ही होता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ओके। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने बता दिया। लगभग जो है मैंने आपको 15 से 17 जो है मैंने आपको बैक्टीरिया और उससे होने वाले बीमारी के नाम बताए हैं। तो आपको इस सब को अगर ज़रूरी समझते हैं तो 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा तो पढ़िएगा तो कन्फर्म रहिएगा। देखिए, मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो होता है, मासिक धर्म एक प्राकृतिक जैविक क्रिया है, यानी यह एक नेचुरल है, सब में होता है, ठीक है ना, सारे फीमेल में होता है, तो ये नेचुरल है। जो फीमेल में नहीं होता है समझ लीजिए वो माँ बनने के लायक, यानी माँ नहीं बन सकती है, सीधा कहा जाए तो, क्योंकि ये जो मेंसेज होता है पूर्ण तरीक़ा से महिला के रिप्रोडक्टिव जीवन यानी प्रजनन जीवन को, लाइफ को बताता है, ठीक है ना। तो मासिक धर्म का परिभाषा है कि यह एक नेचुरल है, यह एक नेचुरल जैविक प्रक्रिया, जैविक क्रिया है, बायोलॉजिकल क्रिया है जो बॉडी में घटित होता है, जिसमें हर 28 दिनों में महिला के गर्भाशय के अंदरूनी परत इंडोमेट्रियम टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकलता है। अब होता यह है कि जो यूट्रस का आंतरिक लेयर होता है, आंतरिक लेयर अंदर वाला, इसको इंडोमेट्रियम कहते हैं। ये स्पंजी होता है, ऊतक का बना, मांस का बना हुआ स्पंजी होता है। अब ये क्या होता है कि मासिक धर्म पूरे 28 दिन के अंतराल पर होता है, तो ये जो पूरे अंतराल जो होता है, उस जिस अंतराल में मासिक धर्म नहीं होता है उस अंतराल में ये इंडोमेट्रियम तैयार होता है, स्पंजी लेयर इस पर बढ़ते जाता है। और ये बढ़ता इसलिए है क्योंकि अगर महिला प्रेग्नेंट हो तो कहाँ उसका कंसेप्शन कहाँ आरोपित होता है, यूट्रस में, तो यूट्रस में इसी एंडोमेट्रियम में ही आरोपित होता है, गर्भाशय के अंदरूनी परत पर ही आरोपित होता है। और पोषण उषण देने का काम यही इंडोमेट्रियम ही करता है, सुरक्षा देने का काम यही इंडोमेट्रियम ही करता है, उस कंसेप्शन को जो निषेचन के बाद वहाँ पे आरोपित हुआ है। तो ये तो होता है कि जब हो जाए प्रेगनेंसी उसके लिए तैयार होता है इंडोमेट्रियम, लेकिन अब चूँकि 12-13 साल की एज से लड़कियों में शुरू हो जाता है तो उस समय तो भाई प्रेगनेंसी का कोई संभावना रहता नहीं है। तो हर एक 28 दिनों के बाद जो ये स्पंजी लेयर तैयार होता है इंडोमेट्रियम का, वह नहीं प्रेग्नेंट होने के वजह से क्या होता है, हर एक 28 दिनों के बाद टूट कर निकलता है। यही रीज़न है कि प्रेग्नेंट हो जाने के बाद ये चीज़ें नहीं होता है, टूट कर नहीं गिरता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाने के बाद जो भी कंसेप्शन है उसको जो भी पूर्ति होता है, सप्लाई इसी एंडोमेट्रियम से ही मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए मासिक धर्म भी बंद हो जाता है प्रेगनेंसी के समय। और मासिक धर्म नहीं होता है मतलब यूट्रस के अंदरूनी लेयर इंडोमेट्रियम जो स्पंजी बनता है पूरे 28 दिनों तक, वह टूट कर निकलता है जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो, ठीक है। टूट कर यह रक्तस्राव के रूप में बाहर निकल जाता है, रक्त के साथ में उसमें कुछ जो है मिक्स भी जो है टिश्यू वगैरह होता है, वही टिश्यू इंडोमेट्रियम का होता है, समझ गए। तो ये आपका मासिक धर्म होता है। अब बेसिकली मासिक धर्म की जो अवधि होती है आपको समझना होगा, यह एक चक्र होता है, ठीक है, चक्र होता है।
अब ये जो होता है आपका एवरेज 28 दिन का माना जाता है, एवरेज 28 दिन, ठीक है। रक्तस्राव की अवधि 3 से 5 दिन का होता है, किसी किसी में हो सकता है 6-7 दिन भी हो, तो ये डिपेंड करता है स्थिति के ऊपर, लेकिन आपका 3 से लेकर 5 दिन तक एवरेज माना जाता है। आगे है रक्त की मात्रा, तो लगभग इन पूरे 3 से लेकर 5 दिनों में रक्तस्राव की मात्रा 3 से लेकर 80 ml, या हो सकता है किसी में ज़्यादा हो तो 100 ml भी, 150 ml भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग वेरिएंट के ऊपर, अलग अलग बॉडी के ऊपर। तो लगभग मान के चलिए एवरेज कि 100 ml ब्लड जो है बॉडी से निकल जाता है इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है ना, सॉरी प्रेगनेंसी नहीं, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के दौरान, जो पर 28 दिन पर होते रहता है। ओके, एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है मासिक धर्म के चक्र के चरण, ये जो पूरे चक्र होता है, ये आपके जो है चक्र को समझना इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। पहला जो मासिक धर्म के चरण का जो पहला चक्र होता है रजनोवृत्ति चरण होता है, मेंस्ट्रुएशनल फेज होता है। मेंस्ट्रुएशनल फेज जो होता है पूरे 3 से 5 दिन, या यूँ कहा जाए तो 1 से 5 दिन का होता है, ठीक है। यह गर्भाशय की परत यहाँ से टूटकर निकलती है और यहाँ पे रक्तस्राव होता है। तो ये बेसिकली जो 3 से 5 दिन वाला रजनोवृत्ति का स्टेप होता है, मेंस्ट्रुएशनल फेज, वो वाला होता है, जो प्रत्येक जो है 28 दिन पर होते रहता है। तो ये पहला फेज होता है। दूसरा जो फेज होता है फॉलिकुलर फेज होता है, परिपक्वपन चरण होता है, समझ रहे ना। यहाँ पे क्या होता है, दिन 6 से लेकर 13 तक, मान गए 1 से 5 दिन तक तो वो हो गया, 1 से 5 दिन तक तो वो हो गया मेंस्ट्रुएशन फेज। अब 6 से 13 दिन का जो फेज होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है। अंडाशय में फॉलिकल बनते हैं, हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण यह जो है अंडाशय में क्या होते हैं, फॉलिकल बनते हैं, यानी अंडा बनते हैं 6 से लेकर 13 दिन पर, समझ गए। आगे बढ़, अब यहाँ पे आता है तीसरा है अंडोत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग जो होता है ओव्यूलेशन, अंडा का निकलना, रिलीज होना, यह लगभग 14वें दिन होता है। क्या होता है, 14वें दिन होता है, लगभग 14वें दिन। अंडाशय से अंडा निकलता है, हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में तेज़ी से वृद्धि होता है, इसलिए अंडोत्सर्ग में, ओव्यूलेशन में जो भूमिका निभाता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। तेज़ी से जो है वृद्धि होने से अंडोत्सर्ग की क्रिया में तेज़ी आती है और लगभग अंडाशय से अंडा निकलता है 14वें दिन। अब अंडाशय से अंडा क्यों निकलता है, तो अंडाशय से अंडा इसीलिए निकलता है क्योंकि यह अंडा इंतज़ार करता है, यह अंडा इंतज़ार करता है स्पर्म के लिए कि कोई स्पर्म आए, मिले हमसे, और फिर जब दोनों आपस में मिल जाता है तो निषेचन की क्रिया हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ओव्यूलेशन के जो समय होता है 14 से लेकर 16 दिन, 16वें दिन, 14 से 16वें दिन, यानी यूँ कहा जाए मासिक धर्म के 14 से 16वें दिन, मासिक धर्म के बाद 14 से 16वें दिन का जो समय होता है यह काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबली होता है, संभावना होता है प्रेगनेंसी इस समय होने का, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यह ओव्यूलेशन का टाइम होता है और अंडा नए निकला होता है, तो आपके ज़्यादा संभावना होता है प्रेग्नेंट इस समय होने का, अगर इस समय संबंध बनाया जाए इस बीच में, तो समझ गए। तो ये आपका लुटिनाइजिंग हार्मोन के कारण ओव्यूलेशन होता है, समझ लीजिए। अब आता है यहाँ पे चौथा जो फेज है, वो फेज यहाँ पे देख लीजिए। चौथा जो फेज है वो है ल्यूटियल फेज का। तो ये ल्यूटियल फेज जो होता है यह 15 से 28 दिन का होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने बता दिया कौन सा फेज, क्या मेंसेज फेज 1 से 5 दिन का होता है, ठीक है, मेंसेज फेज ये होता है। फॉलिकुलर फेज जो है 6 से 13 दिन का होता है, और फॉलिकुलर फेज के बाद ओव्यूलेशन फेज होता है, अंडोत्सर्ग फेज होता है, 14वें दिन होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका होता है 15 से लेकर 28 दिन का ल्यूटियल फेज होता है। इसमें कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। यदि गर्भ ठहरता है तो यह परत बनी रहती है, अन्यथा यह झड़ जाती है। तो ल्यूटियल फेज जो होता है ये ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है, ये आपका मैं बता दूं कार्पस ल्यूटियम जो होता है यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय के लिए काफ़ी जिम्मेदार होता है। अगर गर्भ ठहर जाती है, यानी 14-15 दिन, 14वें-15वें दिन अगर स्पर्म का संपर्क अंडाणु से हो जाता है, निषेचन हो जाता है,
तो फिर जो है आपका कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन अधिक बनाने लगता है, और गर्भ अगर ठहर जाएगा तो जो परत होता है अंदरूनी वाला वह परत बना रहता है गर्भाशय के लिए, गर्भ के लिए। अगर गर्भ नहीं ठहरता है, कोई स्पर्म नहीं मिलता है अंडा को, तो फिर यही फेज में 15 से 28वें दिन काफ़ी तेज़ी से प्रोजेस्टेरोन बनता है, और जब कोई स्पर्म नहीं मिलता है तो सारे मृत अंडा जो निकला है 14वें दिन, अंडा सहित जो स्पंजी लेयर होता है अंदरूनी गर्भाशय का, वो सारा टूट टूट कर जो है फिर से वापस से 1 से 5वें दिन निकलने लगता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपका जो है लुइटिनाइजिंग हार्मोन का 4 फेज होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे है मासिक धर्म को नियंत्रण करने वाला कुछ हार्मोन है जिसको ध्यान दीजिएगा। FSH होता है, फॉलिकल परिपक्व करता है, अंडा को परिपक्व करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH होता है, यह अंडोत्सर्ग करवाता है, यानी अंडा को निकलवाता है बाहर। एस्ट्रोजन होता है, गर्भाशय की परत को मोटा करता है। प्रोजेस्टेरोन होता है, परत को बनाए रखता है। अगर परत को हटाना हो तो प्रोजेस्टेरोन ही भूमिका निभाता है, परत को बनाए रखना है अंदर तो यही आपको प्रोजेस्टेरोन ही भूमिका निभाता है। समझ रहे हैं ना। महत्व इसका क्या है इन सभी हार्मोन का, तो महिला प्रजनन क्षमता को बनाए रखने के लिए ये हार्मोन का बैलेंस होना ज़रूरी है। हार्मोनल संतुलन बनाए रखना, इन सब का इसका जो है महत्व है। ठीक है, तो इस प्रकार, तो इस